हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट जीनियस में। फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हूं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह रीजनरेटिव रोटरी एपीएच पर है। आज हम लोग रीजनरेटिव रोटरी एपीएच के बारे में अच्छे से समझेंगे कि इसका क्या फंक्शन होता है, किस तरह काम करता है और क्या बेसिक डिफरेंस है इसमें रिकॉपरेटिव के कंपेयर। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। फ्रेंड, एपीएच दो टाइप के होते हैं। जो पहला टाइप होता है इसमें इसे रिकॉपरेटिव एपीएच कहा जाता है, इसे सेल एंड ट्यूब टाइप का एपीएच भी कहते हैं। और जो दूसरा टाइप होता है वो रीजनरेटिव एपीएच कहलाता है, इसे आरएपीएच भी कहा जाता है। फ्रेंड, एपीएच एक इंटरमीडिएट एसे सीरीज के रूप में जाना जाता है और ये इग्नोमाइजर और ईएसपी के बीच में लगाया जाता है। फ्रेंड, एपीएच का काम जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एयर प्रीहीटर, एयर को पहले ही ये गर्म कर देता है। तो एपीएच का काम होता है फ्रेंड, ये फ्लू गैस के माध्यम से सेकेंडरी एयर है, प्राइमरी एयर है, जिनके थ्रू हम बॉयलर में कंबस्शन और कोल का ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं कोल मिल के थ्रू, इन्हें ये पहले ही गर्म कर देता है, जिससे कि बॉयलर में हमें ईंधन की खपत कम हो जाती और ये बॉयलर की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है। अब हम बात करते हैं रीजनरेटिव एपीएच की। फ्रेंड, रीजनरेटिव एपीएच भी दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो एल जैंगस्ट्रॉम होता है और दूसरा जो होता है वह रुथ मूले होता है। हम अभी पहले रीजनरेटिव रोटरी टाइप एपीएच की बात करते हैं। 60 मेगावाट 80 मेगावाट के नीचे जो बॉयलर होते हैं, जनरली उनमें रोटरी टाइप की एपीएच का यूज ना करके रिकॉपरेटिव एपीएच का यूज किया जाता है। रोटरी एपीएच के यूज करने का जो रीजन होता है फ्रेंड, ये काफी कॉम्पैक्ट होता है, एफिशिएंट होता है और इसका जो वजन होता है ये भी काफी कम होता है अगर हम कंपेयर करें रिकॉपरेटिव एपीएच के। रीजनरेटिव एपीएच क्या है, इसे समझते हैं। फ्रेंड, एपीएच एक हीट रिकवरी सिस्टम है जो कि फ्लू गैस के माध्यम से, इसमें एपीएच में जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं ये गर्म होते हैं और गर्म होने के बाद ये पीए और एसए की ओर धीरे धीरे मूव करते हैं। मूव होने के बाद में जो पीए और एसए का जो एयर होता है, जो इसमें सप्लाई किया होता है, जिसके टच में आने से ये गर्म हो जाते हैं और गर्म होने के बाद में, क्योंकि पीए का जो एयर होता है ये कोल को सुखाकर बॉयलर के फर्नेस में सप्लाई करने का काम कराता है और जो एसए का एयर होता है ये फ्रेंड, जो एसए का एयर होता है ये बॉयलर में कंबस्शन के लिए यूज किया जाता है। फ्रेंड, मैंने जैसा कि आपको बताया था, रोटरी एपीएच भी दो टाइप के होते हैं, आरएपीएच और दूसरा होता है स्टेशनरी एयर प्रीहीटर, जिसे रोथेमूले भी कहा जाता है। बात अभी रीजनरेटिव एपीएच की कर रहे हैं, तो जो रीजनरेटिव एपीएच होता है फ्रेंड, बाई सेक्टर, ट्राई सेक्टर और क्वाड सेक्टर आते हैं। बाई सेक्टर में एक साइड फ्लू गैस, एक साइड एयर, ट्राई सेक्टर में एक साइड फ्लू गैस और दूसरे साइड प्राइमरी एयर, सेकेंडरी एयर लिया जाता है। और क्वाड सेक्टर में एक साइड फ्लू गैस और बाकी के तीन साइड में एयर को गर्म करने की फैसिलिटी होती है। अब फ्रेंड, देखते हैं कि एपीएच में क्या क्या होता है, एपीएच में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इससे अच्छे से समझते हैं। इसके थ्रू आप जान पाएंगे कि एपीएच का वर्क क्या होता है, किस तरह ये फंक्शन करता है। ये सर्कुलर शेप में होता है फ्रेंड, ये गोलाकार आकृति की होती है और इसमें राउंड मोशन होता है। जिसका हम यहाँ पर आपको ट्राई सेक्टर एपीएच के बारे में बता रहे हैं कि ट्राई सेक्टर एपीएच में क्या क्या होता है। फ्रेंड, यहाँ पर जो मैं आपको एपीएच बता रहा हूँ ये 600 मेगावाट का बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो भी डिजाइनिंग है आपको 600 मेगावाट के एपीएच की बताई जा रही है। फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारा फ्लू गैस का और एयर का जो फ्लो होता है ये हमेशा क्रॉस फ्लो में होता है। क्रॉस फ्लो में होने के कारण ये काफी टाइम तक फ्लू गैस और हीटिंग एलिमेंट्स के टच में होता है, जिसके कारण अधिक से अधिक हीट हमारे जो एयर हैं उन्हें मिल पाता है। हम रोटरी एपीएच को समझते हैं कि रोटरी एपीएच किस तरह से होता है, किस तरह दिखाई देता है। सबसे पहले आप फ्रेम में देखिए कि रोटरी एपीएच में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, क्या क्या इनके यूज होते हैं, मैं आगे आपको बताते जाऊंगा। आप बिल्कुल ध्यान से इन्हें देखते जाइए। सबसे पहले फ्रेंड बात करेंगे सेक्शन की। तो इसमें ये 3 सेक्शन का होता है। तो सबसे पहले जो सेक्शन दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये 50% का जो पूरा एरिया होता है, यहाँ पर फ्लू गैस की एंट्री कराई जाती है। और ये जो यहाँ पर आपको जो एक भाग दिखाई दे रहा है ये सेकेंडरी एयर के लिए होता है और इसके जस्ट बगल वाला जो होता है फ्रेंड ये प्राइमरी एयर के लिए यूज किया जाता है। यहाँ से प्राइमरी एयर को नीचे से ऊपर की ओर गुजारा जाता है, सेकेंडरी एयर को भी नीचे से ऊपर की ओर गुजारा जाता है, जबकि हम फ्लू गैस को ऊपर से नीचे की ओर, मतलब यहाँ पर हम जो फ्लो मेंटेन करते हैं फ्रेंड, ये क्रॉस फ्लो कहलाता है। क्रॉस फ्लो यहाँ पर मेंटेन किया जाता है।
इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर 4 तरह के सील का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो एयर है, फ्लू गैस है, इनके जो प्रेशर होते हैं वे अलग अलग होते हैं, तो एक दूसरे में ये ना मिले करके हम यहाँ पर सीलिंग अरेंजमेंट किया जाता है। यहाँ पर 4 तरह के सील लगाए जाते हैं। आप अच्छे से देखते जाइए, बिल्कुल आपको सीलिंग के बारे में अच्छे से क्लियरिटी आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो एक सील लगा हुआ है, इसके बॉडी में जो ये सील लगा हुआ है, ये एक्सियल सील कहलाता है। और फ्रेंड ये वाला जो सील होता है ये रेडियल सील कहलाता है। और इसके सरकमफेरेंस में जो आपको ये सील दिखाई दे रही है फ्रेंड, ये इसका बाईपास सील कहलाता है। इसे सरकमफेरेंशियल सील भी कहते हैं। और यहाँ पर इसके कॉलर में जो सील लगता है फ्रेंड, यहाँ पर रोटर के कॉलर में ये जो सील लगा हुआ है ये बाई पोस्ट सील कहलाता है। इसे बाई पोस्ट सील कहा जाता है। तो ये 4 तरह के सील होते हैं फ्रेंड, क्योंकि हमारा जो सीलिंग अरेंजमेंट होता है फ्रेंड, ये इस तरह होता है कि किसी भी जगह से जो प्राइमरी एयर है सेकेंडरी एयर से ना मिले, सेकेंडरी एयर फ्लू गैस से ना मिले। और इस तरह से जो हमारा अरेंजमेंट होता है ये ऐसा होता है कि किसी भी जगह से जो एयर है वो किसी और से नहीं मिलना चाहिए। और इसके ऊपर में जो सबसे ऊपर में ये जो भाग आप देख रहे हैं फ्रेंड, इसे स्टेशनरी एक्सिस कहा जाता है। ये रोटेटिंग मोशन में नहीं होता। जब फ्रेंड इसे 3 भागों में बांटा गया है, हॉट एंड जोन, हॉट इंटरमीडिएट जोन और कोल्ड एंड जोन। एपीएच में फ्रेंड इसका जो ये वाला भाग होता है ये इसका मैट्रिक्स कहलाता है। इसे हीटिंग एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसी के थ्रू फ्लू गैस इन हीटिंग एलिमेंट्स को पहले गर्म करता है। ये हीटिंग एलिमेंट्स मूव होते हुए धीरे धीरे पीए और एसए की साइड पर धीरे धीरे मूव करते हुए घूमते हुए आते हैं। और क्योंकि यहाँ पे पीए और एसए का जो एयर होता है ये भी पास किया जाता है, यहाँ से गुजारा जाता है, तो गुजरने के टाइम पर ये भी अपने साथ हीट को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स होते हैं, ये हमारा जो एपीएच होता है फ्रेंड, पूरा का पूरा जो हमारा एपीएच होता है फ्रेंड, इसे 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला जो भाग होता है फ्रेंड, इसे हॉट एंड जोन कहते हैं। दूसरा जो भाग होता है फ्रेंड, इसे इंटरमीडिएट हॉट जोन कहते हैं। और तीसरा जो भाग होता है फ्रेंड, इसे कोल्ड एंड जोन कहा जाता है। फ्रेंड हॉट एंड जोन और हॉट इंटरमीडिएट जोन, यहाँ पर जो बास्केट के लिए हम जो मटेरियल यूज करते हैं, इसका थिकनेस लगभग 0.8 mm के आसपास मेंटेन किया जाता है। क्योंकि इन दोनों का जो टेम्परेचर होता है फ्रेंड लगभग एक दूसरे के आसपास ही होता है, इसलिए हमें इनके लिए अलग मटेरियल और थिकनेस की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर दोनों ही जगह पर एक ही टाइप के मटेरियल का यूज किया जाता है, लेकिन दोनों का जो डेप्थ होता है फ्रेंड ये अलग अलग हो सकता है। फ्रेंड हॉट एंड जोन और कोल्ड एंड जोन के लिए जो हमने मटेरियल यूज किया है, यहाँ पर चाइनीज बॉयलर में जो एपीएच यूज हम कर रहे हैं, ये एल जंगस्ट्रॉम का एपीएच है। इसके लिए हमने एसपीसीसी, ये जापानीज टेक्नोलॉजी की स्टील यहाँ पर लगाई गई है फ्रेंड। इसे स्टील प्लेट कोल्ड रोल्ड कमर्शियल स्टील कहा जाता है। तीसरा जो जोन होता है फ्रेंड, इसे कोल्ड एंड जोन कहा जाता है। इसके लिए जो हमारा जो मटेरियल का थिकनेस होता है 1.2 mm रखा हुआ है। और ये यहाँ पर जो मटेरियल लगा हुआ है ये कॉटन का मटेरियल होता है। बेसिकली ये अलॉय स्टील होता है। क्योंकि यहाँ पर कोरोजन के चांसेस अधिक होते हैं, इसलिए यहाँ पर मटेरियल का थिकनेस भी अधिक रखा जाता है। और यहाँ पर कॉटन का मटेरियल लगाया हुआ होता है। जनरली यही मटेरियल सारे आपको रोटरी एपीएच में कोल्ड एंड जोन में देखने को मिल सकते हैं। अब फ्रेंड बात करें अगर हीटिंग एलिमेंट्स की, तो हीटिंग एलिमेंट्स में जिस टाइप के सीट का हम उपयोग करते हैं, जिस टाइप के प्लेट का उपयोग करते हैं, ये इसे कोरुगेटेड प्लेट कहा जाता है। ये कोरुगेटेड प्लेट जो होते हैं फ्रेंड, ये टेढ़े मेढ़े होते हैं, आप फ्रेम में देख सकते हैं। इस प्लेट को ऐसा लगाने का जो रीजन होता है, ये एपीएच की हीटिंग सरफेस एरिया को बढ़ाता है, इसलिए यहाँ पर हम कोरुगेटेड प्लेट का उपयोग करते हैं। ये जो प्लेट होते हैं फ्रेंड, इनमें अगर कभी कोई प्रॉब्लम आता है तो इसे हम चेंज भी कर सकते हैं और इनमें इसकी मरम्मत का कार्य भी कर सकते हैं। तो शट डाउन में हम इनमें मरम्मत और रिप्लेसमेंट का काम भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड इनका जो जिग जैग स्ट्रक्चर होता है, ये रेस्ट्रिक्टेड टाइप के पाथ होते हैं, जहां पर फ्लू गैस कुछ टाइम के लिए होल्ड करता है। होल्ड करने के बाद में अधिक से अधिक हीट को अपने अंदर एब्सॉर्ब करता है और एयर को सप्लाई करता जाता है, जिससे कि अधिक से अधिक हीट हमको रिकवर होती है और हमको मिलती जाती है। फ्लू गैस के साथ में जो एस पार्टिकल होते हैं, इन्हें भी अपने साथ लेकर आते हैं और इनके कारण ये जो रेस्ट्रिक्टेड पाथ होते हैं ये ब्लॉक भी हो जाते हैं। अगर ये ब्लॉक हो जाते हैं उस कंडीशन पर इसमें सूट ब्लोइंग किया जाता है, क्योंकि सूट ब्लोइंग लगभग हर शिफ्ट में एक बार तो किया ही जाता है। और सूट ब्लोइंग बहुत ही धीमा होता है, लगभग इसमें आधे घंटे से 40 मिनट का टाइम लगता है और बहुत ही धीमा ये धीरे धीरे करके इसमें सूट ब्लोइंग किया जाता है। और फ्रेंड सबसे
जो मेन यहाँ पर थिंग है वो ये है कि इसका जो आरपीएम होता है फ्रेंड बहुत कम रखा जाता है। आरपीएम कम रखने का जो रीजन होता है फ्रेंड, क्योंकि आरपीएम कम रखने के कारण फ्रेंड ये जो फ्लू गैस का अधिक से अधिक जो हीट होता है इसे अपने में अब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में ये एयर को जो एसए और जो पीए का एयर होता है इन्हें सप्लाई करता जाता है, जिससे कि हमारा पीए और एसए का जो एयर होता है ये ज्यादा से ज्यादा हीट को गेन कर लेता है। रोटरी एपीएच ये एक्सपेंशन जॉइंट्स के माध्यम से, एक्सपेंशन जॉइंट कह लीजिए या एक्सपेंशन बिलो कह लीजिए, इनके माध्यम से ये डक्टिंग सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं। और एपीएच में फ्रेंड टॉप साइड और बॉटम साइड, हम टॉप साइड का जो बेरिंग होता है इसे टॉप बेरिंग या गाइड बेरिंग कहा जाता है, और जो नीचे साइड का जो बेरिंग होता है जिसे सपोर्ट बेरिंग कहा जाता है। लेकिन इन दोनों के लिए ही हम जो बेरिंग का यूज करते हैं फ्रेंड, यहाँ पर जिस बेरिंग का यूज किया जाता है टॉप बेरिंग में फ्रेंड 2 वे स्फेरिकल रोलर बेरिंग का उपयोग किया जाता है। और अगर वहीं हम बात करें बॉटम बेरिंग की, जिसे सपोर्ट बेरिंग भी कहा जाता है, इस जगह पर जो बेरिंग यूज होता है ये स्फेरिकल रोलर थ्रस्ट बेरिंग का उपयोग किया जाता है। ये दोनों ही बेरिंग जो होते हैं फ्रेंड ये ऑयल सम्प में डूबे हुए होते हैं, जहां पर ऑयल भरा होता है, जहां पर ऑयल को एक निश्चित मात्रा लेवल को मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर ऑयल की कूलिंग के लिए हम एलओपी सिस्टम लगा के रखते हैं, जहां पर कूलर के थ्रू ऑयल को ठंडा किया जाता है। साथ ही यहाँ पर एक निश्चित ऑयल ग्रेडियंट का उपयोग किया जाता है, BG680 ग्रेडियंट का ऑयल यूज करते हैं, जो कि काफी थिक ऑयल होता है। फ्रेंड अगर हम बात करें इसे किस तरह चलाया जाता है, तो फ्रेंड जब भी हमारा बॉयलर हमें चालू करना होता है, जब भी यूनिट चालू करना होता है, इसे कुछ टाइम पहले ही चालू कर दिया जाता है, जिससे कि अनइवन कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन को रोका जा सके। इसके लिए फ्रेंड यहाँ पर 2 मोटर लगे हुए होते हैं। पहला जो मोटर होता है जिसपे हमारा जो एपीएच है कंटिन्यू रनिंग में रहता है, जिसे मेन मोटर कहा जाता है। और इन केस अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है जिसके कारण मेन मोटर नहीं चल पाता, इसके लिए यहाँ पर एक स्टैंड बाय मोटर होता है। ये भी इलेक्ट्रिकली एसी या डीसी सप्लाई इसमें हो सकती है। साथ में अगर इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, अगर ब्लैकआउट कंडीशन होती है, तब हम एयर मोटर का यूज करते हैं। एयर मोटर का यूज करने के लिए यहाँ पर हमें सर्विस एयर की सप्लाई दी जाती है कंटिन्यू। सर्विस एयर के सप्लाई के थ्रू हमारा जो एयर मोटर है घूमता है और एपीएच को घुमाता है। अब फ्रेंड बात करते हैं कि एपीएच किस तरह घूमता है। एपीएच को घूमने के लिए यहाँ पर जो मेन मोटर है यह गियर बॉक्स से कनेक्टेड होता है, और गियर बॉक्स होता है एपीएच के गियर रेक से कनेक्ट होता है। तो इनका गियर जो होता है इसी रेक को घुमाता जाता है, जिसके थ्रू हमारा जो एपीएच होता है सर्कुलर मोशन में घूमता है। इसका जो आरपीएम होता है फ्रेंड ये 1.02 के आसपास होता है, और ये बहुत धीरे धीरे घूमता है, जिसके थ्रू जो हमारा फ्लू गैस का हीट होता है इसे हम अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और हमारे प्राइमरी एयर और सेकेंडरी एयर जो हमने यूज करना है उन्हें हम सप्लाई कर पाते हैं। अब फ्रेंड अगर बात करें इसके ड्रॉबैक की, इसमें कौन कौन सा ड्रॉबैक होता है तो ये भी हम देख लेते हैं फ्रेंड। इसमें जो ड्रॉबैक होता है फ्रेंड ये इसके लीकेजेस होते हैं। ये सबसे ज्यादा इनमें लीकेजेस होते हैं, जिनके कारण इसमें मेंटेनेंस काफी ज्यादा लगती है। जब भी हम शट डाउन पे जाते हैं तो अगर हम इनके डोर को ओपन करके देखते हैं तो हमेशा इनमें कोई ना कोई सील डैमेज होता है, कोई ना कोई लीकेज होता है। इससे जो कनेक्टेड डक्ट होते हैं, जैसा कि पीए हॉट एयर का डक्ट हो गया और एसए का जो डक्ट हो गया, इनमें हमें लीकेज दिखाई दे जाता है। साथ ही बात करें डेम्पर्स की, इनसे जो जुड़े हुए डेम्पर्स होते हैं फ्रेंड, जैसा कि पीए का जो डेम्पर होता है, क्योंकि पीए का जो एयर होता है फ्रेंड ये इनका जो प्रेशर होता है काफी ज्यादा होता है कंपेयर करें अगर फ्लू गैस के और सेकेंडरी एयर के, तो पीए का जो एयर होता है इसका प्रेशर अधिक होता है। इसके कारण भी इसमें लीकेज हमें दिखाई देता है। जो डक्ट के अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो जॉइंट्स होते हैं इनमें भी एरोजन के कारण हमें काफी लीकेज हमें देखने को मिलता है फ्रेंड। लेकिन अगर एयर है, अगर फ्लू गैस में मिल जाता है, या फ्लू गैस का जो एयर होता है सेकेंडरी एयर या प्राइमरी एयर में मिलता है, तब हम कैसे जानेंगे फ्रेंड। इसका एक अच्छा तरीका होता है फ्रेंड, अगर जो हमारा एयर होता है ये फ्लू गैस में मिलता है, तब ये फ्लू गैस के टेम्परेचर को डाउन करता है, और साथ ही साथ यह O2 के परसेंटेज को भी बढ़ा देता है। हम क्योंकि बॉयलर में एक निश्चित मात्रा में O2 मेंटेन करते हैं, और O2 का काम होता है बॉयलर में कंबस्टन के दौरान हमारा जो बॉयलर होता है ये ऑक्सीजन का यूज करता है। ऑक्सीजन का यूज करने के बाद जो O2 बच जाता है, एपीएच इनलेट और आउटलेट में ये जो O2 एनालाइजर लगा होता है, इसके थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि ऊपर से जो हमारा O2 आया, अगर ये आउटलेट में अगर बढ़ जाता है
तब हम ये जान पाते हैं कि यहाँ पर जो हमारा एयर है ये फ्लू गैस में मिल रहा है, और साथ ही साथ हमारा जो फ्लू गैस का टेम्परेचर होता है ये भी कम होने लगता है। इसके थ्रू हम ये जान पाते हैं कि हमारा जो फ्लू गैस का टेम्परेचर है कम हो रहा है, और साथ ही जो हमारा एयर है ये फ्लू गैस में मिलने लगा है। लेकिन फ्रेंड, जो एयर है किसी और साइड में ना मिले करके हम यहाँ पर एक ALCS सिस्टम लगाते हैं, जिसे ऑटोमेटिक लीकेज कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। ये रेडियल सील पे काम करता है, मतलब जो हमारा एयर होता है वो एक से दूसरे में ना मिले। तो फ्रेंड, इसके लिए एक सेक्टर प्लेट लगा होता है। सेक्टर प्लेट और सील के बीच का जो गैप होता है फ्रेंड, 6 mm से लेके 10 mm के आसपास मेंटेन किया जाता है। इसका जो गैप होता है फ्रेंड, हम O2 के परसेंटेज को देखते हुए मेंटेन करते हैं। अगर O2 का जो परसेंटेज होता है और साथ ही जो रेडियल सील होता है ये सेक्टर प्लेट से टकरा तो नहीं रहा है, कोई साउंड तो नहीं आ रहा है एबनॉर्मल APH के अंदर, तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम APH में सेक्टर प्लेट का जो गैप होता है इसे मेंटेन करते हैं। जनरली इसे 6 mm से लेकर 10 mm 12 mm के आसपास तक रखा जाता है। ये ऑटोमेटिकली गैप को मेंटेन करता है, लेकिन कभी कभी अगर इसमें कोई खराबी आ जाती है तो हम मैनुअली भी हम इस गैप को मेंटेन करते हैं। फ्रेंड, ये आज का जो हमारा टॉपिक था ये APH पे था। उम्मीद है आपने APH को अच्छे से समझा होगा कि APH में क्या क्या चीजें लगी होती हैं, APH में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने APH के टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। और साथ ही फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते जाइए, क्योंकि आने वाले जो टॉपिक्स है फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन पर आकर पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर आपको करूंगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आप लोगों का थैंक यू।